हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन एकम एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो इससे पिछली क्लास में हमने क्या है कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल या लुईस अप्रोच कर लिया था। और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो अप्रोच क्या है कि काफ़ी मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिन पे एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि आगे उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक दो उनकी लिमिटेशन और थी, उस पर बात कर लेते हैं। और फिर जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी थी VSEPR थ्योरी, उस पर हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं कि जो ऑक्टेट रूल था या लुईस अप्रोच था, उसकी कुछ जो कमियां रह गई थी या लिमिटेशंस थी, उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एक लिमिटेशन क्या है कि जो हमने देखा कि जो हमारा लुईस अप्रोच इससे पिछली क्लास में जो हमने करा है लुईस अप्रोच, तो उसमें क्या देखने में आया था कि ऑक्टेट रूल पे बेस्ड था। वो किस पे बेस्ड था? ऑक्टेट रूल पे बेस्ड था। ऑक्टेट रूल पे बेस्ड था वो। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल पे बेस्ड था। और ये ऑक्टेट रूल आपको पता है किसको एज्यूम करके उन्होंने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि कुछ जो हमारे नोबल गैसेज हैं वो भी कंपाउंड्स बनाती हैं। जैसे कि आपने जिनॉन के कंपाउंड देखे होंगे, XgF2, XgF4, है ना। ऐसे ढेर सारे कंपाउंड आपने देखे होंगे इसके, XgF6, ऐसे ही XgO4। तो इस तरह के कुछ कंपाउंड आपने देखे होंगे जिनॉल के, है ना। कुछ क्रिप्टॉन के भी बन जाते हैं, कुछ क्रिप्टॉन के भी एक दो कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो अब नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उनको तो क्या है, उनको कोई कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं कि कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन होगा कि पहले तो यही थी लुईस की अप्रोच, इसी पे बेस्ड थी कि आपका जो ऑक्टेट रूल है उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कहने का मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी अगर हमारा क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है नोबल गैसेज में, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो ये भी एक तरह से इसकी लिमिटेशन हो गई है। एक लिमिटेशन हम इसको भी और कंसीडर कर सकते हैं, ना। फिर फिर क्या हो रहा है कि इसी के साथ इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन बोल सकते हैं, ना। इससे तीन लिमिटेशन जो थी इससे पहले क्लास में हम देख ही चुके थे, तो आप इसको फोर्थ लिमिटेशन मान के चल लो। और फिफ्थ लिमिटेशन क्या है कि डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो लुईस अप्रोच है वो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मेशन बता दिया उसने कि इस तरह से बन रहे मॉलिक्यूल, है ना। क्योंकि उनको क्या है कि अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, और फिर वहां से क्या आ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमारे फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि जो ये मॉलिक्यूल बना होगा, है ना, जो मॉलिक्यूल बना होगा तो उस मॉलिक्यूल की शेप क्या रहने वाली है ना। जैसे CH4 मान लो मॉलिक्यूल बन गया, CH4 मॉलिक्यूल बन गया, तो इसने सिर्फ ये बताना है कि कार्बन क्या करने वाला है, हाइड्रोजन के साथ ऐसे ही चार बॉन्ड बना लेगा। पर ये नहीं बताएगा कि ये जो हमारा मीथेन है, मीथेन मॉलिक्यूल, ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है और क्यों करता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन लुईस अप्रोच के पास नहीं थी। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों आ रही है। सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स हैविंग डिफरेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ। तो सेम काइंड ऑफ बॉन्ड आपका डिफरेंट स्ट्रेंथ क्यों रख रहा है, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे इसमें, 1 मिनट, तो जैसे क्या है हमारा सिंगल बॉन्ड कहने के लिए क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी बनता है, और सिंगल ही बॉन्ड आपका आयोडीन आयोडीन के बीच में भी बनता है। लेकिन जो दोनों सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अलग है ना। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है।
तो इसके एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। जबकि क्या हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही क्या होने वाला है, यहाँ से भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की शेयरिंग से ही क्या बना है, एक सिंगल बॉन्ड बना है। ऐसा आयोडीन के केस में भी हुआ है कि यहाँ से भी एक सिंगल बॉन्ड आया है एक आयोडीन की तरफ से, दूसरा आयोडीन की तरफ से भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया है ना, बॉन्ड नहीं इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बना है। पर जो दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, काफ़ी डिफरेंट है ना। इसका बॉन्ड क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा कंपैरेटिवली इससे। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट क्या है, मेयरली इस पे बेस्ड है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं तो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। अब उन बॉन्ड बनने के बाद सेम काइंड ऑफ बॉन्ड में, चाहे वो सिंगल हो डबल हो, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्यों वेरिएशन है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिल रही है। तो इन कुछ कमियों को ख़त्म करते हुए जो हमारी नई थ्योरी आ रही है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देगी। स्पेशली हमारा जो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इसके बारे में आपको, जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी अब हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी थ्योरी हो, VSEPR थ्योरी, वो इसके बारे में डील करती है। तो आइए हम वन बाय वन हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, इसको हम पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ डाउन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या होने वाला है, VSEPR थ्योरी, है ना। नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है VSEPR थ्योरी, ठीक है, VSEPR थ्योरी। तो वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या हम केवल वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर को कंसीडर करने वाले, है ना। हम किनको कंसीडर करने वाले, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर को ही कंसीडर करने वाले, और उनके बीच में जो रिपल्शन होगा, है ना, उसकी वजह से ही हम इसकी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करते हैं। तो ये बेसिक जो थ्योरी के एजम्पशन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पे बेस्ड है, या वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्सन पे बेस्ड है। और इसी को हम थोड़ा सा पॉइंट में देख लेते हैं, है ना, फिर बाकी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। तो इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम इसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करने वाले, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन around central atom will decide the shape or geometry of molecule, ठीक है। तो जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होने वाला है सेंट्रल एटम के अराउंड, वही केवल क्या करता है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री को डिसाइड करने का काम करता है। जो हमारे साइड के एटम होंगे उन पे जो लोन पेयर रह जाते हैं, है ना, उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने कंसिडर नहीं करना है। तो इसी में एक टर्म आ जाता है स्टेरिक नंबर, तो मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, वही हमारा क्या होता है, स्टेरिक नंबर। तो ये स्टेरिक नंबर ही क्या करता है, इस स्टेरिक नंबर का यूज करके हम किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री
बता सकते हैं, है ना। और एक दो पॉइंट जो इसमें आ जाते हैं वो ये है कि रिपल्शन ऑर्डर किस तरह से होता है। तो रिपल्शन ऑर्डर अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, रिपल्शन ऑर्डर की, तो ये देखा गया है कि जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहता है, फिर उसके बाद आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और फिर जो सबसे कम रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रहता है। तो उसके पीछे का भी रीजन है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं, तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हो रहा है कि वो फ्री है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, है ना। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो जब सेम चार्ज एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वो क्या करने वाले, रिपल्सन कॉज करने वाले हैं, है ना। तो क्योंकि लोन पेयर क्या हो रहे हैं, एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम रिपल्सन कॉज करेंगे, है ना। और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो उसमें से एक हिस्सा आपका जो बॉन्ड पेयर है, मतलब जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो वो कहीं ना कहीं दो एटम के बीच में वो इलेक्ट्रॉन फिक्स हो चुके हैं। अब वो बहुत ज़्यादा स्पेस में इधर उधर नहीं टहल सकते, है ना, बहुत ज़्यादा जगह नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, तो वो फिर रिपल्शन कम हो जाएगा। और इसी तरह से जब दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, तो क्योंकि वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से क्या है, किन्हीं दो एटम्स के बीच में ऑलरेडी बाइंडेड है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है इधर उधर मूव करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, है ना। आप क्लाउड की तरह मान के चलो कि वो अगर वो फिक्स कर दिया गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा क्या नहीं हो सकता, एक्सपेंड नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होगा, रिपल्सन वहाँ पे मिनिमम देखने को मिलता है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है कि किस तरह से ये इनको क्या करता है कि शेप में या शेप या जियोमेट्री में किस तरह से ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो जो ये हमारे क्या होते हैं कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड हमने बात करी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो या तो क्या हो सकते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड में आपके क्या हो सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो दो तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो वो क्या होंगे, या तो वो बॉन्ड पेयर्स होंगे कि बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व हो चुके होंगे, या फिर क्या हो सकते हैं, लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, है ना, कि कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके छूट जाएंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल भी हम करेंगे वन बाय वन, पर हम थोड़ा समझने के लिए अभी यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे CH4 है, तो CH4 में आप क्या देख रहे हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो यहाँ सेंट्रल एटम के अराउंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी में क्या करें, अमोनिया का केस कंसीडर कर ले, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स और पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से क्या हो रहा है, आपका 3 बॉन्ड पेयर्स हो रहे हैं और 1 आपका लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। तो या तो सारे के सारे सेंट्रल एटम के अराउंड में बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं, या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बॉन्ड पेयर आपके कम रिपल्सन कॉज करते हैं, है ना, तो इनसे जो जियोमेट्री आएंगी वो, अगर कोई भी आपका लोन पेयर नहीं होगा तो सिमेट्रिकल जियोमेट्री आती है। कैसी आती है, सिमेट्रिकल जियोमेट्री हम इनको बोल दिया करते हैं, सिमेट्रिकल जियोमेट्री। और इनसे जो जियोमेट्री आती है उसको अनसिमेट्रिकल जियोमेट्री बोल देते हैं, अनसिमेट्रिकल जियोमेट्री, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात रह जाती है वो है इनके रिपल्शन ऑर्डर की, हम बात कर ही चुके हैं। तो आपका मेन ये है कि यही क्या करते हैं, डिसाइड करने वाले हैं क्या, किसी भी आपके मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री, है ना। अभी हम इस पर भी बात करेंगे, शेप और जियोमेट्री में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो आपका रिपल्शन ऑर्डर तो है ही, है ना, फिर रिपल्शन ऑर्डर की वजह से ये क्या करते हैं, स्पेस में अपनी पोजीशन लेते हैं। क्या करते हैं, स्पेस में अपनी पोजीशन लेते हैं जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड में। तो आप इसको पॉइंट के तौर पे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम will occupy certain position in space, certain position in space
certain position in space where they try to stay as apart as possible। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, उसके अराउंड में क्या अपनी एक सर्टेन पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रह सकें, है ना, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे रह सकते होंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहेंगे, और वहीं से फिर क्या आ जाएगी, उस मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री डिटरमाइन हो जाएगी, है ना। तो अभी हम इसको बतौर एग्जाम्पल भी हम देखना शुरू कर देते हैं, है ना, जिससे ये सारे पॉइंट आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो जैसे अब हम इसमें पहला केस अपना कंसीडर करते हैं, तो पहले हम वो केस कंसीडर करेंगे जिसमें आपके क्या होंगी, केवल और केवल क्या हो, आपके केवल बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व हो, है ना। फिर हम ऐसे केस लेंगे जिसमें आपके क्या बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इसको करते हैं। तो पहला केस हम ले लेते हैं इसमें, जैसे कि BeCl2 मॉलिक्यूल का, इसका BeCl2 मॉलिक्यूल का केस हम कंसीडर कर लेते हैं। तो BeCl2 मॉलिक्यूल का जब हम केस ले रहे हैं तो आपको पता है कि जो बेरिलियम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस सेल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 2, सेकेंड ग्रुप का मेंबर है ये। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 7 है ना। पर आपको पता है कि हमें जो हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर कर रहे हैं वो केवल किसके कंसीडर कर रहे हैं, अराउंड सेंट्रल एटम। तो वो हमें ज़रूरत नहीं है उसको कंसीडर करने की, हम डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन लेंगे जो सेंट्रल एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम करने वाला है। तो एक तरह से जो साइड एटम होंगे उनकी आप वैलेंसी को ले सकते हो डायरेक्टली, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 क्लोरीन से आपको 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो मैंने ऐसा क्यों करा, पहले एक बार लुईस स्ट्रक्चर बना लो जिससे आपको ये बात क्लियर हो सके, कन्फ्यूजन ना रहे। मान लो ये हमारा बेरिलियम है और इस तरह से हमने क्लोरीन के क्या करें, 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, 2 2 4 और 6 और 1 7, है ना। तो अभी क्या है, पहले साइड एटम की हम क्या करते हैं, वैलेंसी पूरा करते हैं, और इधर से भी ऐसे ही इसका भी ऑक्टेट हम पूरा कर देंगे, इस वाले साइड एटम का भी। ठीक है, फिर क्या होगा कि सेंट्रल एटम बदले में म्यूचुअल शेयरिंग करते हुए जितने उसने इलेक्ट्रॉन के साथ अपने शेयर करवाए थे उतने ही बदले में ले लेगा। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरह से एक एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब जब ये हमारा BeCl2 मॉलिक्यूल बना, है ना, बेरिलियम क्लोराइड जो हमारा मॉलिक्यूल बना है, इसमें क्या हुआ है, क्लोरीन की तरफ से केवल कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, 1 इलेक्ट्रॉन ही आया है। तो उसके बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने यहाँ कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने स्टेरिक नंबर लिखा तो मैंने ये बताया कि जो स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर सेंट्रल एटम के अराउंड, उसके ही सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स है ना। ये लोन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड है, सेंट्रल एटम के अराउंड के लोन पेयर है ये। तो हमने जो ये साइड एटम के लोन पेयर है इससे कोई हमें मतलब नहीं है। तो अब हम जब भी देखेंगे तो हम सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे और साइड वाले एटम की एक तरह से आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करोगे कि जितना उसने बॉन्डिंग में यूज करे हैं। तो अब बिना बहुत ज़्यादा बात करें इस पर आगे बढ़ते हैं। तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर बात करें तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट अरेंजमेंट इसके लिए क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा इस पर एज्यूम करोगे, थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इनको ऐसे लीनियरली रख दिया जाए एक दूसरे के अपोजिट तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रह सकते हैं, है ना। तो इस वजह से इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाता है जिसके के लिए क्या आ जाता है, 180 डिग्री का एंगल आ जाता है। और इस शेप को आप देख ही पा रहे हो, ये शेप क्या कहलाती है, या जियोमेट्री क्या कहलाती है आपकी, लीनियर शेप या ज्योमेट्री कहलाती है। ठीक है, अच्छा शेप और ज्योमेट्री पे यही पे बात कर लेते हैं, बाकी वो बात अलग है कि हम लोन पेयर वाले एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करेंगे। पर क्लियर हो जाना यहीं पे ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर तो
आपका कोई लोन पेयर नहीं है ना, नो लोन पेयर का केस है, जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, नो लोन पेयर केस। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप, जियोमेट्री और शेप दोनों ही क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। लेकिन जब आपका लोन पेयर का केस बनेगा, लोन पेयर केस बनेंगे, तब उस केस में आपने जब शेप डिटरमाइन करनी होगी मॉलिक्यूल की, ड्यूरिंग शेप डिटर्मिनेशन आपने क्या करना है कि आपने लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है ना। जैसे मान लो कि हमने ये बनाया है अमोनिया का, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल, मान लो अमोनिया को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो इसका एक लोन पेयर ऐसे रह जाता है। तो अब जो शेप डिटरमाइन हो रही है मॉलिक्यूल की, वो केवल इनकी वजह से हो रही है। किनकी वजह से, बॉन्ड पेयर्स की वजह से। इसकी वजह से क्या नहीं हो रही है, शेप डिटरमाइन नहीं होती है। तो लोन पेयर को आपने ढक लेना होता है ना। वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे जब लोन पेयर वाले केस आएंगे। जो शेप डिटरमाइन होती है वो केवल बॉन्ड पेयर से होती है। अगर इसकी कोई जियोमेट्री आपसे पूछेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस है, अभी हम आगे इसमें भी पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे जो शेप आया करेगी वो टेट्राहेड्रल आया करेगी। तो अमोनिया के केस में भी जो आपकी जियोमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही होती है ना। और शेप आपकी, इस शेप को हम पिरामिडल बोल देते हैं क्योंकि ये पिरामिड जैसा दिखता है, पिरामिडल। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बस यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि शेप और जियोमेट्री आपकी अलग अलग चीज़ें हैं। जियोमेट्री में आप सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करके तब बताओगे उसकी जियोमेट्री, और शेप में आप लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम पे उस छोड़ दोगे, केवल बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हुए उसकी क्या बताने वाले हो, शेप बताने वाले हो, है ना। तो अभी हमने पहला केस देख लिया है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस बना हमारा, और क्या आ गया, जो हमारी शेप आई है वो कैसी आ गई है, आपकी शेप कैसी आ गई है, लीनियर आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसमें और सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस हमारा है BCl3 मॉलिक्यूल। तो BCl3 मॉलिक्यूल के केस में आप क्या देखते हो कि जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, उस पर कितने होते हैं, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइड के एटम से आपको 3 क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हो गए हैं वो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। और इनको क्योंकि आपको पता है जो आपका बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पेयर से बनेगा, तो हम इसको पेयर के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए हैं। अब हमने ये देखना है कि इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को किस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखा जाता है। तो ये देखा गया है कि जब अगर ये एक दूसरे को क्या करें, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर शेप में रख ले, तो इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम एंगल एक तरह से कह सकते हैं अचीव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लोरीन नाम लिख दो। तो क्या हो गया, इस तरह से ये सारे ही क्या रहेंगे, नहीं सारे ही एंगल क्या रहने वाले हैं, 120 डिग्री के रहने वाले हैं, है ना। तो इस तरह से आपकी ये शेप आ गई। इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो ये कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, जरूरी नहीं है कि ये BCl3, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिले और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके कैसे प्रेजेंट हैं, एज ए बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, एज ए बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, तो शेप आपकी हमेशा क्या आने वाली है, शेप या जियोमेट्री आपकी क्या आने वाली है, ट्राइगोनल प्लेनर ही आने वाली। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, जहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने वाले हैं, है ना। सबसे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल इसका क्या है, CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल के केस में आप क्या करते हो कि कार्बन सेंट्रल एटम के आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया 4, और फिर साइड के एटम से आपको पता है एज ए वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, हर हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के तौर पे लिख सकते हैं, है ना। तो अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम ऐसे अरेंज करना चाहेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रह सकें। तो ये पाया गया कि जब ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 109.5 डिग्री रहता है।
है ना, तो इनके बीच में उस टाइम पे मैक्सिमम सेपरेशन होता है, उस टाइम पे इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होता है ना। सभी जितने भी बॉन्ड होंगे, ये जितने भी हैं, है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप है, भले हमें ऐसे दिख रही है प्लेन में, पर ये क्या है, एक दूसरे से सेम एंगल पे होते हैं। एक ये बॉन्ड बाहर आ रहा होता है बाहर की तरफ, और एक पीछे की तरफ जा रहा होता है, और दो प्लेन में होते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल आता है वो कितना आता है, 109.5 डिग्री का आ जाता है। तो कभी भी कोई भी केस अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का बनेगा, जिसमें सारे के सारे क्या होंगे, एज ए बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तो हमेशा ही शेप क्या आने वाली है आपकी, टेट्राहेड्रल आने वाली है, CH4। तो उसका जस्ट क्या है, एक एग्जाम्पल है। मान लो अगर आपसे कोई CCl4 के लिए बोल देगा, तो इसकी भी शेप कैसे आने वाली है, इसकी भी शेप टेट्राहेड्रली आने वाली है। तो अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम इसमें, अपना फोर्थ केस ले लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का, जो कि सबसे सिंपल केस क्या रहता है आपका, PCl5 मॉलिक्यूल रहता है। तो आप फॉस्फोरस 15 ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ से इसके कितने आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और साइड के एटम की तरफ से आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, सेंट्रल एटम कह रहा हूँ। तो आपको कितने मिल जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स का हमने क्या करना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर्स के तौर पे देखना है। तो हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड तो बनाओगे और वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, है ना, तो कोई लोन पेयर नहीं छूट रहा है। तो जब लोन पेयर नहीं छूट रहा है यहाँ पर, और हम मॉलिक्यूल की अगर शेप ड्रॉ करने जाते हैं, तो कुछ ये देखा गया है कि ये कुछ इस तरह का सेपरेशन लेता है ये, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। तो अब दोबारा एक बार ड्रॉ करते हैं इसे, बॉन्ड को थोड़ा सा लंबा करना चाह रहा हूँ मैं, फिर इसी तरह से आप कर सकते हैं, और 3 बॉन्ड ऐसे। तो इस तरह से कुछ आ जाती है इसकी शेप या ज्योमेट्री, जहाँ पे आपके क्लोरीन क्या है, कुछ इस तरह से लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो शेप निकल के आती है, ज्योमेट्री जो निकल के आती है, ठीक है ना, चाहो तो हम इसको भी ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको बस। तो ये जो ज्योमेट्री ये क्या कहलाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या कहलाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इन शॉर्ट TBP। तो यहाँ पर इनके बीच का जो ये वाला एंगल होता है ऐसे, इसको एक्जियल एंगल, एक्जियल बॉन्ड बोलते हैं। इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एक्जियल बॉन्ड बोलते हैं। और इनके बीच का जो एंगल रहेगा, इस वाले और इस वाले बॉन्ड के बीच में, और जो ये 3 प्लेन में दिख रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेन बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो एक्जियल और इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच का जो एंगल रहता है वो रहता है 90 डिग्री। वो कितना रहता है, 90 डिग्री। और इनका इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है आपका, 120 डिग्री, ठीक है। और अगर दो एक्सियल बॉन्ड के बीच का एंगल आपसे पूछा जाए तो वो 180 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इनका मैक्सिमम डिस्टेंस तब अचीव करी जा सकती है, मैक्सिमम सेपरेशन पे तब रखे जा सकते हैं जब ये 5 बॉन्ड कुछ इस तरह से शेप एज्यूम करें। देखो ये क्या है कि हम तो डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, पर इसके अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि ये 5 बॉन्ड दूसरी तरह से भी अरेंज करे जा सकते थे। पर हम फाइनल कंक्लूजन पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर इनमें मैक्सिमम सेपरेशन आया है वो कौन सी शेप या ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इसमें हम आगे के एग्जाम्पल फर्दर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है आपका, जहाँ पर आपको ये ले लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, सल्फर आपको पता है ग्रुप 16 का मेंबर है, तो इससे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और जो साइड के एटम्स हैं उससे भी एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सेंट्रल एटम के अराउंड, तो यहाँ से भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे देखें तो ये कितने हो जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब सिंगल बॉन्ड तो कम से कम बनता ही है, ये बात पहले ही हो चुकी है कि जुड़ने के लिए कम से कम क्या एक बॉन्ड तो बनेगा ही, और उस एक बॉन्ड में क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन आपके कंज्यूम हो जाएंगे। जब
6 बॉन्ड बनाओगे आप तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएंगे या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कंज्यूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर्स है ना। अभी जो हम केस ले रहे हैं उसमें केवल बॉन्ड पेयर्स ही हैं। तो इसमें जब देखा गया कि अगर इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को सेंट्रल एटम के अराउंड क्या अरेंज करना हो जिससे क्या है इनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन अचीव हो सके, तो उसके लिए क्या करना होता है कि कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखा गया है। ये 6 बॉन्ड्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं और ऐसे में जो ये शेप निकल के आती है, ज्योमेट्री निकल के आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्टाहेड्रल शेप या ज्योमेट्री बोल देते हैं ना। आप चाहो तो इनको भी ऐसे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्यों आ रहा है, देखने में तो 6 बॉन्ड लग रहे हैं और ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो इसका जो ये नाम आता है ये फेस की वजह से आता है कि यहाँ पे क्या बन रहे होते हैं, 8 फेस बन रहे होते हैं ना। यहाँ पे देखो आप 1 2, फिर इसी तरह से 3 4 और 5 6 और इसी तरह से एक फ्रंट का और एक बैक का, तो टोटल 8 फेस बन रहे होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल शेप या जियोमेट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप या ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है वैसे तो, और इसमें एक केस आप और देख सकते हो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, जिसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, IF7 है। तो IF7 के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आयोडीन के कितने होते हैं, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और साइड एटम से भी उस पर उसके अराउंड कितने आने वाले हैं, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसे, है ना। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा सेंट्रल एटम के अराउंड, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे 7 फ्लोरीन से। तो टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे देखोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जब अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, है ना, और ये सारे के सारे क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये सभी क्या है बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, जो शेप है वो कुछ इस तरह से आती है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा पेज को डाउन कर लेते हैं जिससे कि 1 मिनट, पेज को थोड़ा डाउन कर लिया जाए जिससे आराम से ये शेप बन सके इसमें। हाँ, तो अब देखते हैं जरा, इसको रब करके दोबारा से कोशिश करते, चलो कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं इस बार, ठीक है। ये हो गया हमारा आयोडीन। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल जैसे ही बना लो आप पहले एक तरह से, है ना। क्या आपने देखा था कि जब 6 होते थे तो आप 6 में क्या कर रहे थे, इस तरह से अरेंज कर दे रहे थे, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बोल दे रहे थे इसे। और जब एक 7 होगा तो वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा प्लेन से, है ना। वहाँ पे आपने एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा लगा देना, है ना। परफेक्ट शेप तो नहीं बनी है क्योंकि थोड़े बॉन्ड क्या हो गए, छोटे बड़े हो गए, पर आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आता है, इस अरेंजमेंट को क्या नाम दे दिया जाता है, इस अरेंजमेंट को आपका नाम दे दिया जाता है क्या, ये इस तरह का अरेंजमेंट आएगा, इसको इस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम दिया जाता है इसको, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। या PBP, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं इसको, PBP, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है, अराउंड 72 डिग्री हो जाता है ना, अराउंड 72 डिग्री रह जाता है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस तरह से हमारे अरेंजमेंट होते हैं कि जब आपके बॉन्ड पेयर्स होंगे तो इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, स्पेस में पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप आती है। और जो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि उनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन रहे और मिनिमम रिपल्शन रहे, है ना। यही इस थ्योरी का कोर पॉइंट है, तो हमने ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि आने वाले कि जहाँ लोन पेयर वाले केस अब हमने इसमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे केस लेने वाले हैं जहाँ पे क्या होगा, आपके बॉन्ड पेयर्स तो होंगे ही होंगे
और साथ में लोन पेयर भी होंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला केस स्टार्ट होता है वो एक तरह से आपका कहाँ से होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बार के लिए होगा वहाँ पे स्टार्ट, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर पे एक बार इसका केस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से, सॉरी, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से इसका पहला केस स्टार्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें क्या ही एक लोन पेयर बनेगा और क्या बनेगा, आपका एक बॉन्ड पेयर बनेगा। तो वहाँ पे कोई ये वाली बात नहीं आई, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से इसमें केस स्टार्ट होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या, SO2 और O3 ओजोन मॉलिक्यूल भी होता है ना। तो हम SO2 मॉलिक्यूल को ही लेके देख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक पॉइंट अभी छूट भी गया था, वो भी इसी में आ जाएगा। तो आप सल्फर का देखोगे तो सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 है ना। और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है। तो 2 ऑक्सीजन से आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको जो मिल गए हैं वो कितने मिल गए देखने के लिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने मिल गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर के तौर पे देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। क्या है ये, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपके। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जब हम बॉन्ड बनाने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो उसने तो क्या करा होगा, 2 बॉन्ड बनाए होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके इस वाले बॉन्ड में कंज्यूम हो गए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें कंज्यूम हो गए, है ना। यहाँ पे देखो आप 2 2 4 2 6 2 8, है ना। जो हमारा ये बॉन्ड बना है इसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, 2 4 6 और 8। जब 4 बॉन्ड बने तो 8 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, या पेयर के तौर पे बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कंज्यूम हो चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होता है, एज ए लोन पेयर प्रेजेंट होता है। वो कैसे प्रेजेंट होता है, एज ए लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में जो शेप आती है वो बैंड शेप आ जाती है। कैसी आ जाती है, बैंड शेप। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है, ज्योमेट्री अभी भी क्या है, ज्योमेट्री में आपने लोन पेयर को भी कंसीडर करना है एज ए सिंपल बॉन्ड पेयर, है ना। जब बॉन्ड मतलब एक तरह से बॉन्ड की तरह से, सिंगल बॉन्ड की तरह से, तो शेप तब वहाँ पे ज्योमेट्री तो क्या रहेगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही रहेगी। लेकिन जब शेप की बात आएगी तो इसको हम कंसीडर करते नहीं है। तो आपकी शेप क्या है, सेंट्रल एटम पे जो लगे हुए बॉन्ड पेयर जिस अरेंजमेंट में दिख रहा है वही उसकी शेप है। तो वो शेप क्या है, वो शेप है आपकी बैंड शेप। क्या है, बैंड शेप। और इसका जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, 120 से डिक्रीज हो जाएगा। अराउंड क्या हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है कि ये 100 से डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से डाउन आ जाएगा, मतलब कहीं 120 से डाउन आके मतलब 100 से 110 के बीच में कहीं रहने वाला है ये अरेंजमेंट, है ना। अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि 108 के ऑलमोस्ट होगा। तो बॉन्ड एंगल से हमें इतना मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है, ये देखना है कि हाँ यहाँ पे रिपल्सन कॉज करा है इसने, इस लोन पेयर ने क्या करा है कि इन बॉन्ड पेयर्स पे रिपल्सन कॉज करा है। इसने खुद ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करी है और इनके लिए कम जगह छोड़ी है ना। लेकिन आप एक कुछ और भी बातें होती है वो मैं यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, जैसे एस कैरेक्टर वगैरह। तो ये लोन पेयर होते हैं, इसमें थोड़ा एस कैरेक्टर वगैरह ज़्यादा होता है ना। तो वो बातें हमने पढ़ी नहीं तो उसके बारे में बात करना कोई मतलब नहीं बनता है। पर आप बस इतना समझ लो कि ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो लोन पेयर है आपका वो क्या करता है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो अब जगह तो देखो फिट है उतनी है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ने अरेंज होना है तो उनके लिए उतनी ही जगह है एक तरह से। जो मैक्सिमम क्या थी कि वो एक ट्रायगोनल प्लेन में अरेंज कर सकते थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे क्या होता है कि टैक्सी में जा रहे हैं तो उसमें 3 बंदों की आपकी क्या है, सीट है। अब उन 3 में से कोई क्या है, एक बहुत ही थोड़ा मोटा ताजा आ गया तो वो क्या करेगा, ज़्यादा जगह घेरने वाला है। और तब बाकी 2 के लिए क्या बचेगी, कम जगह बचेगी। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इनके लिए क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं, इनको दबाते हैं वो। इन पे अपना रिपल्शन की वजह से इनको क्या कर देता है, इनको मोड़ देता है, इनकी जगह कम कर देता है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल वो कम हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। और उसकी वजह से फिर जो शेप जनरेट हो रही होगी वो शेप बन जाएगी, जैसे यहाँ पर बेंड शेप बन गई।
अच्छा, अब कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पर मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों माना, जबकि यहाँ पर फाइनली फाइनली जैसे आ तो क्या है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन जब मैंने बॉन्ड बनाया तो मैंने इन डबल बॉन्ड को दोबारा से अगर मैं इसको बनाऊं, इन डबल बॉन्ड को मैंने क्या बोल दिया है, इन डबल बॉन्ड को मैंने क्या बोल दिया है कि एक बॉन्ड माना है, केवल क्या माना है, एक बॉन्ड माना है। तो ये पॉइंट वहाँ पर रह गया था जो हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी के पॉइंट, कि जब भी आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, जब भी आपके क्या आएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, तो आपने उनको क्या करना है, एज ए सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है, एज ए उनको सिंगल बॉन्ड ही या बॉन्ड पेयर ही काउंट करना है ना। आप उनको कैसे काउंट करने वाले हो, सिंगल बॉन्ड पेयर के तौर पे ही काउंट करने वाले हो, है ना। इनको सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इनको, सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर भी इनको बोल दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन काउंट में एक ही काउंट हो रहा है, वो एक, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से इसकी शेप 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की ही शेप आई है, जबकि रियल में आपकी क्या बन रही है देखने को, अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पर वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2 है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगी अकेले, तो इसको हमने क्या कंसीडर करना है, एक सिंगल सुपर बॉन्ड कंसीडर कर लेना है। क्या कंसीडर कर लेना है, सिंगल सुपर बॉन्ड। समझ पा रहे हो आप इतना। तो ये आपका पहला लोन पेयर का केस हो गया, जिसमें आपको क्या मान के चल रहा कि दो तो आपके क्या है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या है, लोन पेयर है। तो जब भी ये वाला केस बन सकता होगा कि आपके क्या होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, तो शेप हमेशा ही कैसे आने वाली है, बैंड से आने वाली है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में आपके 2 केस बन जाते हैं, जिसमें से पहला केस है आपका कि आपके 3 क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज ए बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका लोन पेयर के तौर पे प्रेजेंट होगा। तो इसका जो एग्जांपल रहता है वो रहता है, सबसे कॉमन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम, अमोनिया, है ना। अमोनिया ये आपको पता ही है किस तरह से ये आया है कि भाई नाइट्रोजन के क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप 15 का मेंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में, और हाइड्रोजन की तरफ से क्या आने वाले, सिंगल इलेक्ट्रॉन आने वाले सेंट्रल एटम के अराउंड में। तो 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे पेयर लिखें तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सही है ना। जिसमें से हमें साफ दिख रहा है कि केवल 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर छूट गया, तो वही क्या होगा आपका, लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अब इसकी अगर शेप की बात करी जाए, इसका डिस्कस करा जाए, तो ये देखा गया है कि ये कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। और जो ये सेंट्रल एटम पे जो ये लोन पेयर छूट जाता है, ये क्या करता है, आपने पढ़ा था कि लोन पेयर या फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इनका रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर से। किससे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर से। तो अब क्या होगा, बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट यही है कि ये अपना ज़्यादा स्पेस जितना ले सकता है उतना ले, है ना। लेकिन इसके चक्कर में क्या होगा, इनके साथ रिपल्शन ज़्यादा करेगा तो इनके बीच का एंगल क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो जहाँ नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो एंगल आता था कि जब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते थे, तो वहाँ एंगल आता था कितना, 109.5 डिग्री आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाएगा, अराउंड 107 डिग्री रह जाएगा। कितना रह जाएगा, अराउंड 107 डिग्री। तो ऑलमोस्ट 2.5 डिग्री का एंगल आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसने क्या करा है, रिपल्सन कॉज करा है इन पे, ठीक है। इसने ज़्यादा ऑक्यूपाई करी है स्पेस में अपनी पोजीशन, और इनको फिर क्या कर रहा है, इसकी वजह से कंप्रेशन हो गया इनका बॉन्ड का, है ना। बॉन्ड पेयर के आगे एक दूसरे के क्लोज आने पड़ गया उनको, मजबूरी।
क्योंकि इनके खुद के बीच का रिपल्शन कम है तो ये टॉलरेट कर लेंगे, इसने तो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करनी ही करनी है। ठीक है, और इसी में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारा जो नेक्स्ट केस बन जाता है वो बन जाता है आपका क्या, 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स का। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में ही, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में ही आपका जो केस बन जाता है एक नेक्स्ट, वो होता है 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, है ना। इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल रहता है उसी को हम डिस्कस कर लेंगे, H2O, है ना। तो आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, तो इसके कितने हैं, ग्रुप 16 का मेंबर है ये। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने आने वाले हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं इसकी तरफ से, और साइड एटम की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, है ना, दोनों ही हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में आप क्या देख पाओगे कि बॉन्ड बनाने में कितने यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सामने सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इनको पेयर के तौर पे आप लिखोगे तो ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपके एज ए बॉन्ड पेयर कंज्यूम हो गए, बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गए, लेकिन 2 छूट जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, एज ए लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन पे, है ना। अब आपको पता है कि लोन पेयर तो क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएंगे जितना कर सकते होंगे। तो सारा का सारा जो एक तरह से दबाव पड़ने वाला है इस बॉन्ड पेयर पे पड़ने वाला है ना, तो इनका बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, इस तरह की शेप एज्यूम कर रहे हैं, और इनका एंगल जो आता है 104.5 डिग्री के ऑलमोस्ट आ जाता है। तो ये शेप भी आपकी क्या कहलाती है, वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप, जैसा भी बोलना चाहें। तो वी शेप या बेंट शेप हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये केस इसमें पॉसिबल थे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में आपके 2 केस बन रहे थे। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का केस, जिसमें आपके क्या हो सकते हैं, 2 केस इसमें भी आपके बन जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का केस हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के केस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक तो आपके क्या हो, 4 बॉन्ड पेयर्स हो और 1 आपका लोन पेयर हो, एक तो आपका ये वाला केस बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एग्जाम्पल है वो है SF4। क्या होता है SF4, तो इस SF4 में आप देखोगे तो सल्फर के कितने हैं, सेंट्रल एटम है ये, इसके 6 हैं, ग्रुप 16 का मेंबर है, और यहाँ से फ्लोरीन के साइड एटम, यहाँ से कितने आने वाले हैं, 4 फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनने वाले हैं वो केवल 4 सिंगल बॉन्ड बनने वाले हैं, है ना। तो 4 सिंगल बॉन्ड हम इसको बना देते हैं, अभी हम कैसे भी बना देते हैं इसको बिना शेप की टेंशन लिए। 4 फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड हम इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बन गए। अब आप देख पा रहे हो कि एक 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कंज्यूम हो गए हैं इसमें, है ना, 4 बॉन्ड पेयर बने, 4 बॉन्ड पेयर बन गए, तो आपके क्या हो गए, 4 बॉन्ड पेयर्स बन गए। लेकिन अभी भी क्या छूट गया होगा, एक लोन पेयर छूट जाएगा, है ना। सल्फर पे क्या होने वाला है, एक लोन पेयर छूट जाएगा। तो ऐसे में जो ये रियल में जो सेप ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब सेप एज्यूम करते हैं जिसमें मिनिमम रिपल्शन है, तो वो होता है सीसॉ सेप। वो क्या होती है, सीसॉ सेप, कि मतलब आपका क्या रहेगा कि ऐसे कर लेंगे, 2 फ्लोरीन अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे, है ना, और जो आपके बाकी के 2 फ्लोरीन है ना, वो आपको ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके, है ना, और एक लोन पेयर आपका ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह की जो ये शेप आती है इसको क्या बोल दिया जाता है, सीसॉ शेप। क्या बोल दिया जाता है इसको, सीसॉ शेप, है ना। जो एक वो झूला होता है जिस पर ऐसे एक तरफ बैठते हैं तो वो अप डाउन होता है, वही वाला, है ना। नीचे का ये क्या है, इसका एक तरह से इसके उसका काम कर रहे हैं, नीचे के फोल्डिंग का, है ना, नीचे के जो पाए होते हैं उसका काम कर रहे हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल बनने वाला है वो क्या है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर के बाद क्या, 4 आपका 1 मिनट, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या बनने वाला है
कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का केस हम पढ़ रहे हैं। एक मिनट, रेजर हमारी काम नहीं कर रही है अभी, है ना। अब ठीक है, कई बार थोड़ा स्लो हो जाता है ये। तो अभी हम देखते हैं इसको, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपका दूसरा केस क्या है कि आपके 3 तो बॉन्ड पेयर्स रह जाए और 2 क्या हो जाए इस बार, लोन पेयर हो जाए, है ना। तो इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल रहता है वो रहता है ClF3। क्या रहता है? ClF3। तो इसको हम कंसिडर करते हैं ज़रा। आप देखो क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंसी सेल से, और फ्लोरीन की तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 फ्लोरीन से। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को आप इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर अगर कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और आपको साफ दिख रहा है कि जो सेंट्रल एटम है क्लोरीन, उससे 3 बॉन्ड बनने वाले हैं फ्लोरीन के, है ना। अभी हम बिना सेफ की चिंता करे बना रहे हैं जस्ट। और अभी क्या दिख रहा है आपको कि 6 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोल लेते हैं इसे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो एज ए बॉन्ड पेयर यूज हो चुके हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए, तो वो कैसे होंगे? सेंट्रल एटम के अराउंड पे एज ए लोन पेयर होंगे। तो अब वो लोन पेयर के तौर पे हम दिखा सकते हैं। और वो बात अलग है कि ये क्या करता है, एक दूसरी तरह की शेप एज्यूम करता है, जिसको क्या बोलते हैं? टी शेप बोलते हैं। तो ये क्या करेगा कि आपका कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है ना, कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है ना। और लोन पेयर अपने ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये लगा देता है, जिससे इस पर मिनिमम रिपल्सन बना रहे, है ना। मिनिमम रिपल्सन बना रहे इनके बीच में, है ना। कुछ इस तरह से शेप एज्यूम करता है। तो ये अगर आप इसको लोन पेयर को नहीं देखोगे, केवल शेप देखना चाहोगे, तो हमने बॉन्ड पेयर देखने, तो ये कैसा दिखता है? टी जैसा दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टी शेप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टी शेप बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल जो आएंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के आने वाले हैं, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के आने वाले हैं। चलिए हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ने हैं वो किसमें पढ़ने? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसमें भी आपके 2 केस आ जाएंगे, जिसमें से आपने क्या पढ़ना है कि एक बार आपके क्या होंगे? 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक आपका लोन पेयर होगा, है ना। तो जो इसका एग्जांपल रहता है वो, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल इसका BrF5, है ना। कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा तो हम उसके इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेंगे और फिर उसमें देख लेंगे कि कितने उसके बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और लोन पेयर बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम से बता सकते हैं। ये जस्ट क्या है जो अभी हम डिस्कस करें, जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल करें। तो अब ब्रोमीन के केस में आपको पता है ग्रुप 17 का मेंबर है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, और फ्लोरीन से आपको 5 फ्लोरीन से 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर बात करी जाए, या टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, और पेयर के तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप क्या देख रहे हो कि 5 बॉन्ड यहाँ पे ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ बना रहा है। तो अभी हम बिना टेंशन लिए इसको बॉन्ड को बना देते हैं। तो 3 बॉन्ड बन गए, सिर्फ 4 और 5 ऐसे बना दिए। अभी क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर तो जो बॉन्ड पेयर बन चुके, एक अभी भी छूट गया जो कि बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा? एज ए लोन पेयर होगा। तो वो क्या करेगा? अपनी जगह वो भी सेंट्रल एटम पे ऐसे कहीं ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट होता भी है, और इसको क्या बोल देते हैं? स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट। क्या बोल देते हैं? स्क्वायर पिरामिडल। तो जब भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसमें से आपके 5 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो हमेशा ही आपका जो केस बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है? स्क्वायर पिरामिडल से आने वाली, ठीक है। और जियोमेट्री बोलेंगे तो इसको भी फिर कंसिडर करोगे आप, तो आप खुद ही समझ सकते हो फिर आप क्या बोलने वाले हो? ऑक्टाहेड्रल ही बोलने वाले हो, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में कंसिडर करा जाएगा जियोमेट्री के तौर पे। और अगर हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी शेप को, तो वो शेप कैसे आने वाली है? वो शेप आपकी स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगी। फिर नेक्स्ट केस इसमें आ जाता है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो नेक्स्ट केस आ जाता है वो आपका आता है कि 4 इसमें अभी बॉन्ड पेयर्स रहेंगे और 2 आपके लोन पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लेना है। तो इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल रहता है वो रहता है XgF4, है ना, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड के केस में जब आप देखते हो तो जिनॉन के लिए आपको पता है सेंट्रल एटम जिनॉन से कितना है, ग्रुप 18 का मेंबर है, तो 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। और साइड के एटम फ्लोरीन से 4 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर भी। ठीक है, इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर लिखें तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और इन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम क्या करें, अगर देखेंगे कितने बॉन्ड बन रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि जिन्होंने 4 बॉन्ड तो बना नहीं है 4 फ्लोरीन के साथ, तो इनको ऐसे हम लगा रहे हैं, है ना, ऐसे मान लो हमने इनको लगा दिया है। अभी भी क्या है कि 4 तो बॉन्ड पेयर बन चुके हैं दिख रहा है हमें, पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी बाकी रह गए। वो क्या होंगे, एज ए लोन पेयर प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम पे, तो वो कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो ये जो शेप आती है ना, आप शेप में क्या है, लोन पेयर को नहीं कंसीडर करते हो, उसको इग्नोर करते हो, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर शेप बोल देते हैं। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे होंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप बोलते हैं। तो ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किस पे बेस्ड है, कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके उस पे बेस्ड है, कि वो किस तरह से आप क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपने आप को स्पेस में ऑक्यूपाई करते हैं और मिनिमम रिपल्सन कॉज करना चाहते हैं। उस टाइम पे उसमें जो अरेंजमेंट बन जाता है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर के वजह से, वही उस मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री हो जाती है। तो अब इस थ्योरी ने क्या करा कि जो लुईस से बढ़ के एक कदम मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन कर दिया, पर जो बाकी बातें थी ये वाली बातें रह गई हैं। कौन सी, कि क्यों आपका जो नोबल गैसेज है, जैसे कि अभी हमने ये वाला ही पढ़ा है ना, कि क्यों नोबल गैसेज आपकी क्या कर रही है, मॉलिक्यूल बना रही है, क्यों बना रही है वो केमिकल बॉन्ड, अभी भी ये बात पूरी तरह से यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाई है। और क्यों आपका जो सिंगल बॉन्ड है या जो बॉन्ड होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल में सेम काइंड के, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड ये, पर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है, तो वो क्यों है। तो ये वाली बातें कहाँ से एक्सप्लेन शुरू होंगी, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आएगी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वो इस बात को एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि वो किस पे बेस्ड रहेगी, ऑर्बिटल के ओवरलैप पे बेस्ड रहेगी। तो वो इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि क्यों कब किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है या बॉन्ड लेंथ किसी की ज़्यादा और कम क्यों होती है ना। और इसी तरह से आपका आगे एक थ्योरी और आनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी इसी बातों को एक्सप्लेन करेगी और साथ में कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्लेन कर देगी कि क्यों आपका ये जो मॉलिक्यूल्स है बन रहे हैं, है ना, जैसे नोबल गैसेज भी क्यों मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म कर पा रही है ना। तो ये सारी बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट, उसी का मॉडिफिकेशन है क्या, आपकी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें इनको आगे एक्सप्लेन करने वाली। तो अभी इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये सारी बातें होने वाली है। बस आप इसी तरह से लेक्चर में कंटिन्यू बने रहिए, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे तो इसको लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या है आपको बराबर लेक्चर के बारे में जानकारी मिलती रहे, है ना। तो अभी इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।